हाय गाइस, वेलकम टू माय सेशन। आज का वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो है क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ और इंटरनेट का इशू है, तो लाइव सेशन नहीं होगा, रिकॉर्डेड वीडियो है। आज का टॉपिक हमारा है फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी। सबसे पहले नए बच्चों के लिए मेरे सभी नोट्स आपको बेसिलियस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, ये जो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा। साथ में मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ठीक है, चलो आज का टॉपिक फटाफट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी, तो फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी को कैसे डिफाइन करेंगे? फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो कंसर्न करता है मैटरनल, मदर का जो बॉडी एडेप्ट करेगा, मैटरनल बॉडी एडेप्टेशन, मदर का बॉडी मैटरनल एडेप्टेशन किससे, एडेप्टेशन किसके लिए? आइडियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। आइडियल एनवायरनमेंट किसके लिए प्रोवाइड करना है? फर्टिलाइजेशन तो सबसे पहले होगा, फर्टिलाइजेशन, इसके बाद न्यूट्रिशन, और इसके बाद चाइल्ड बर्थ, न्यूट्रिशन टू द फीटस, देन चाइल्ड बर्थ, एंड चाइल्ड बर्थ के बाद भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट न्यू बॉर्न बेबी की जो फुलफिल करनी है, दैट इज थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, तो ये सब के लिए जो मैटरनल एडेप्टेशन हो रहे इसे कह रहे हैं हम प्रेगनेंसी के एंड फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी। तो अभी यहाँ पे फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी, इसके अंदर क्या क्या हम डिस्कस करेंगे? एक तो आएगा पहला हमारा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, दिस वन। सेकेंड, इसके बाद बनेगा प्लेसेंटा और प्लेसेंटा के फंक्शन। ठीक है, इसके बाद थर्ड आएगा फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या हो रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, और अप्लाइड एस्पेक्ट, एक के बाद एक स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी। तो जब भी ओवम है उसका फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसके बाद जो इवेंट है जिसे हम कहते हैं गेस्टेशन, गेस्टेशन या प्रेगनेंसी। ठीक है, ओके, प्रेगनेंसी। ठीक है, हाँ। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहला तो मैटरनल बॉडी में, मदर की बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो किसके लिए हो रहे हैं? एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है ग्रोइंग फीटस को, और सेकेंड चाइल्ड बर्थ, और उसके बाद लैक्टेशन। ठीक है, तो सबसे पहला इवेंट है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है? इवेंट्स लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। तो सबसे पहला यहाँ पे जो ओव्यूलेशन हो रहा है यहाँ पे, है ना, तो ओव्यूलेशन होने के बाद ये जो सेकेंडरी oocyte, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte होगा, ठीक है, वो ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पे? एम्प्यूला, जो कि मोस्ट डायलेटेड पार्ट है। इसके बाद स्पर्म्स भी ट्रांसफर हो रहे हैं एम्प्यूला में, सेकेंड पार्ट, ये सेकेंड थिंग। थर्ड आएगा, यहाँ पे जो एम्प्यूला है वहां पे ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जहाँ पे ओवा और स्पर्म दोनों सर्वाइव करेंगे। फोर्थ, फर्टिलाइजेशन जिसे कहते हैं कि फ्यूजन ऑफ, हमारा क्या आएगा? फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स विथ ओवा। ठीक है, तो ये वाला फर्टिलाइजेशन। और इसके बाद ये जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसको ट्रांसफर करना है फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस के अंदर, और उसके बाद ये इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट है। तो सबसे पहला इवेंट कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सेकेंडरी oocyte, यहाँ कुछ बुक्स में ओवम लिखा है, एक्चुअल है सेकेंडरी oocyte। ओवम हमने बताया था कब बन रहा है? जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte जो है वो पिकअप होगा कहाँ से? ये जो यूट्राइन ट्यूब है उसका फिम्ब्रिएटेड पार्ट है, वहां से सेकेंडरी oocyte पिकअप हो रहा है। ठीक है, हाँ। और ये जो है इट इज बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। ये जो सेकेंडरी oocyte है उसका पिकअप होने के लिए ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इंपॉर्टेंट है, मेनली ईस्ट्रोजन, क्योंकि ईस्ट्रोजन है वो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा रहा है। प्रोजेस्टेरॉन का उल्टा एक्शन है, प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीजेस कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, हाँ। फिर इसके बाद क्या होगा? ये जो सेकेंडरी oocyte है वो क्यूमुलस उफोरिकस, उसके आजू बाजू के जो सेल्स है उसके साथ वो पास होके एम्प्यूला आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो ओवम है वो वहां पे एम्प्यूला और इस्थमस के जंक्शन पे 24 to 48 आवर्स तक रहेगा। ठीक है, एंड आफ्टर दैट अगर स्पर्म्स अवेलेबल है तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे ही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी सेकंड पार्ट, दैट इज स्पर्म्स ट्रांसफर। अभी स्पर्म है वो ट्रांसफर होने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? सबसे पहला तो सर्वाइकल म्यूकस, जब ओव्यूलेशन होता है और जस्ट
बिफोर एंड आफ्टर ओव्यूलेशन ये जो सर्वाइकल म्यूकस है ना वो थिन होती है, थिनेस्ट वन, ठीक है, तो जिससे कि वो इजीली स्पर्म्स वहां से पास हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड, ये स्पर्मेटोज हुआ है वो उसे पास होकर के फेलोपियन ट्यूब तक आने में अबाउट 30 मिनट्स इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। स्पर्म की मोटिलिटी कितनी होती है, 1 to 3 मिलीमीटर पर मिनट, ठीक है। और ये जो सीलियरी एक्टिविटी है और उसके साथ साथ में मसल मूवमेंट यूट्रस की, ये दोनों स्पर्म की मोटिलिटी को एनहांस करेंगे। ये सीलियरी एक्टिविटी जो फ्लूइड करंट क्रिएट कर रही है उसके साथ साथ यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद ये जो स्पर्म है ये मेंटेन करेंगे अपनी फर्टिलिटी अप टू 3 to 5 डेज, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो 4 to 5 डेज बिफोर ओव्यूलेशन, सपोज ओव्यूलेशन हुआ इसके 4 to 5 डेज बिफोर अगर स्पर्म्स अवेलेबल है और आफ्टर 4 to 5 डेज, सो दैट इज फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल, ओके। नाउ कौन कौन से फैक्टर्स है जो स्पर्म की मोटिलिटी को अफेक्ट करें, तो सबसे पहला है पीएच ऑफ द मीडियम। अगर पीएच अल्कलाइन है या न्यूट्रल है, अल्कलाइन और न्यूट्रल पीएच, तो ये न्यूट्रल और अल्कलाइन दोनों ही पीएच है उसमें स्पर्म की मोटिलिटी इंक्रीज हो रही है। एसिडिक पीएच में एक्टिविटी डिक्रीज हो रही। सर्वाइकल जो सिक्रीशंस है, अगर प्रोलिफरेटिव फेज है तो ये जो सिक्रीशंस हो गए वो थिन है, मैंने बताया, ओव्यूलेशन तक थिन एंड वाटरी, तो इसमें से इजीली स्पर्म पास हो जाएंगे। फ्लूइड करंट, सीलियरी मूवमेंट से वो फ्लूइड करंट क्रिएट कर रहे हैं, तो दैट इज सीलियरी मूवमेंट्स दे क्रिएट फ्लूइड करंट्स एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आल्सो स्पर्म मोटिलिटी। इसके बाद का फैक्टर आएगा टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो स्पर्म की मोटिलिटी इंक्रीज हो रही है, मोटिलिटी इंक्रीजेस, बट उसकी लाइफ स्पैन है ना वो डिक्रीज होगी, लाइफ स्पैन डिक्रीजेस, ठीक है। इसके बाद कौन कौन से हार्मोन्स आएंगे, एक आ रहा है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन है वो रिट्रोपल्सन करता है, रिट्रोपल्सन मतलब रिवर्स पल्सेशन, रिवर्स पेरिस्टालसिस, ठीक है। तो ये भी स्पर्म की मूवमेंट को इंक्रीज करेगा। ईस्ट्रोजन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन आल्सो इंक्रीजेस कॉन्ट्रैक्शन, प्रोजेस्टेरॉन एक डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अभी इसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, सपोज फर्टिलाइजेशन हो गया तो ठीक है, बट फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो ये जो सेकेंडरी oocyte है ना वही मेंस्ट्रुएशन के साथ एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, एम्प्यूला में, ठीक है। और ये जो फर्टिलाइजेशन है वो मस्कुलर रिलैक्सेशन से फेवर होगा, एंड ये मस्कुलर रिलैक्सेशन कौन फेवर कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन। और सभी प्रोस्टाग्लैंडिन कॉन्ट्रैक्शन नहीं करते, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 जो है ना वो रिलैक्सेशन करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फेवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है एनवायरनमेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो ये जो फेलोपियन ट्यूब की जो म्यूकोजा है, ठीक है ना, उसके अंदर भी सिक्रीशन होता है। ये फेलोपियन ट्यूब है, उसकी म्यूकोजा के अंदर सिक्रीटरी सेल्स होते हैं, ठीक है। और जब यहाँ पे ओव्यूलेशन फेज हो रहा है तो ये सिक्रीशन बढ़ जाएगा ओव्यूलेशन के बाद, ठीक है। और ये सिक्रीशन के अंदर ऐड होगा ग्लाइकोजन, है ना, जिसका ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज बनेगा जो कि सर्वाइवल ऑफ स्पर्म और ओवा के लिए इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ में लिपिड्स भी बनता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो फ्लूइड है, फ्लूइड फेलोपियन ट्यूब का, यूट्रस का, इसके अंदर भी इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं। ये जो सब्सटेंसेस है ना वो भी सेल को न्यूट्रिशन देने के लिए, अगर फर्टिलाइज्ड ओवम हुआ तो उसका डिवीजन करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके साथ साथ में जो सिक्रीशंस है, इसके साथ साथ में प्लाज्मा प्रोटीन्स अवेलेबल होते हैं, म्यूकोप्रोटीन्स है, लैक्टेट है, पायरुवेट है। इसका काम क्या है, एक तो देखो लैक्टेट है तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा ग्लूकोज से, ऑक्सीजन एंड बाइकार्बोनेट प्रोवाइड करेगा जो कि रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, कार्बन प्रोवाइड करेगा जो स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए चाहिए, पीएच भी मेंटेन करेगा जो भी स्पर्म के सर्वाइवल के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये सब है सर्वाइवल ऑफ स्पर्म एंड ओवा। इसके बाद नेक्स्ट हो रहा है फ्यूजन ऑफ ओवम विद द स्पर्म। तो यहाँ पे ये जो है स्पर्म्स तो मिलियंस में अवेलेबल है ना, तो यहाँ से बहुत सारे स्पर्म जो है वो
जोना पेल्यूसिडा के साथ अटैच हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो जोना पेल्यूसिडा है क्या, ये वाला, ये जो है ना 10 ये जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा होता क्या है, जोना पेल्यूसिडा जो है वो हमारा कवरिंग मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। तो जोना पेल्यूसिडा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो उस साइट को, ओवम को कवर कर रहा है, ठीक है। तो स्पर्म जोना पेल्यूसिडा के साथ बाइंड हो गए, ठीक है। स्पर्म के अंदर स्पर्म के रिसेप्टर्स होते हैं जो इसके साथ बाइंड करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद देर इज एक्रोजोमल रिएक्शन। एक्रोजोमल रिएक्शन में होता क्या है, जिससे कि वो स्पर्म अभी अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ पे एक्रोजोमल रिएक्शन क्या है, यहाँ पे जो एक्रोजोमल कैप होती है ना, ये वाली गोल्गी एपरेटस की बनी हुई, इसका ब्रेक डाउन होगा और वहां से रिलीज होंगे लाइसोसोम के जैसे सब्सटेंसेस, ठीक है। और ये जो लाइसोसोम लाइक सब्सटेंसेस होते हैं ना ऑर्गेनली हेड ऑफ स्पर्म में से, वो रिलीज करते हैं एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स, मोस्ट ऑफ द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जैसे कि ट्रिप्सिन लाइक एंजाइम्स है, ठीक है, प्रोटीएजेस है, एक्रोजिन भी होते हैं जो लाइसोसोम जैसे ऑर्गेनल में से रिलीज होते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये जो एक्रोजिन है ये क्या कर रहे हैं अभी, एक्रोजोमल कैप के ऊपर जो ये यहाँ पे एक्रोजोमल कैप के ऊपर जो लेयर होता है उसको ब्रेक डाउन करेगी। तो नाउ एक्रोजोमल एंजाइम्स कैन बी इजीली रिलीज्ड, ठीक है। तो हाँ, इसके बाद ये जो एक स्टेप है इसे कहते हैं कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन मतलब क्या, अभी जो स्पर्मेटोजुआ है ना वो जब बन रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, उसके बाद एपिडिडर्मिस में स्टोर हो रहे हैं, तो वहां पे वो अपनी मोटिलिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एपिडिडर्मिस में मोटिलिटी मिलेगी, ठीक है। और इनकी जो एक्टिविटी है वो चेक होगी मल्टीपल इनहिबिटरी फैक्टर से। तो जो सबसे पहले जो जब वो एंटर हो रहे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, उसके बाद वो एक्चुअली वो मैच्योर होंगे जैसे कि वो फर्टिलाइजेशन कर पाए, ठीक है ना। और ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं कैपेसिटेशन। तो ये देखो एपिडिडाइमिस में जो स्पर्म है, ठीक है, इसके बाद ये इजैकुलेटेड है और ये है कैपेसिटेटेड स्पर्म। तो कैपेसिटेशन में होता क्या है, कैपेसिटेशन में कुछ चेंजेस होते हैं स्पर्म के अंदर जिससे कि वो फर्टाइल हो सके, जिससे कि वो फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। और इसको चाहिए, कैपेसिटेशन को चाहिए 1 to 10 आवर्स। क्या चेंजेस होते हैं, पहला तो जो ये स्पर्म जब एंटर हो रहे हैं तो यूट्रस का और फेलोपियन ट्यूब का जो फ्लूइड है वो इनहिबिटरी फैक्टर जो स्पर्म के ऊपर है ना उसको रिमूव कर देते हैं सबसे पहला, ठीक है। तो ये जो स्पर्म है वो जब फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में एंटर हो रहे तो इनहिबिटरी फैक्टर्स चले जाएंगे। दूसरा चला जाएगा कोलेस्ट्रॉल वेसिकल्स। जो कोलेस्ट्रॉल वेसिकल्स होते हैं ना, ये कोलेस्ट्रॉल वेसिकल्स स्पर्म के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल ऐड होता रहता है स्पर्म की मेम्ब्रेन के अंदर, जो उसका एक्रोसोमल कैप जो है ना, जैसे इसमें मैंने बताया, इसके ऊपर ऐसे ऐड होता जा रहा है, ठीक है ना, और इसे टफ बनाएगा। तो जब ये एक्रोसोमल कैप के ऊपर का कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज हो जाएगा या सेपरेट हो जाएगा, ठीक है ना, तो स्पर्म जब भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पहुंच रहे हैं इजैकुलेशन के बाद, तो उसके बाद क्या हो रहा है, ये जो कोलेस्ट्रॉल वेसिकल्स है ना वो वहां से कोलेस्ट्रॉल रिलीज हो रहा है, ठीक है। और इससे जो हेड ऑफ द स्पर्म है वो अभी उसकी एक्रोसोमल कैप है वो इजीली एंजाइम्स को रिलीज कर देगी, ठीक है, जिसे कहते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन, ठीक है। और थर्ड एक्शन है कि कैल्शियम की परमेबिलिटी बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मेम्ब्रेन है ना स्पर्मेटोजुआ की, वो कैल्शियम से की परमेबिलिटी बढ़ाएगी यहाँ पे, ठीक है। और ये जो कैल्शियम है ना उसकी वजह से मूवमेंट फास्ट हो जाएगी। कैल्शियम आयंस क्या करेंगे, चेंजेस इन द सेल मेम्ब्रेन दैट कवर्स द लीडिंग एज ऑफ द एक्रोसोम, ठीक है। और हाँ, तो पहला तो मोटिलिटी बढ़ाएगा नंबर 1, और दूसरा क्या कर रहा है कि ये जो कैल्शियम आयंस है ना वो चेंजेस कर रहा है सेल की मेम्ब्रेन के अंदर। कौन सी मेम्ब्रेन की, जो एक्रोसोमल कैप को कवर कर रही है, ठीक है। तो ये जो एक्रोसोमल कैप है उसकी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी भी बढ़ाएगा, तो वहां से एंजाइम्स भी जल्दी से रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो अभी यहाँ पे एक स्पर्म है वो हमारा पहुंच रहा है जोना पेल्यूसिडा तक, ठीक है, मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम। इसके बाद ये जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स यहाँ पे ये देखो इतने सारे स्पर्म है, इसमें से ये वाला जो है क्या ना इसमें कैपेसिटेशन हुआ,
तो यहाँ से इसके एक्रोसोमल एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं और ये ज़ोना पेल्यूसिडा को डिसॉल्व करके ये अंदर इसका न्यूक्लियस एंटर हो जाएगा, ठीक है। अभी इसके बाद जैसे ये न्यूक्लियस एंटर हो रहा है तो क्या होगा, पोटेंशियल चेंज हो रहा है ज़ोना पेल्यूसिडा की मेम्ब्रेन के अंदर, और इसके बाद होगा क्या, बाकी वाले जो स्पर्म्स है ना वो यहाँ से डिटैच हो जाएंगे, तो ये पोलीस्पर्मी नहीं होने देगा, मतलब बहुत सारे स्पर्म को अटैच नहीं होने देगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक और अप्लाइड एस्पेक्ट यहाँ पे है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जो फीमेल्स में कोई भी रीजन से फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, तो उनमें क्या करते हैं, एक तो ओव्यूलेशन के टाइम पे ये सेकेंडरी oocyte को पिक करते हैं, इसके बाद टेस्ट ट्यूब में इसको फर्टिलाइज करवाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और इसके बाद ये जो एम्ब्रियो है उसको डेवलप कराएंगे, ठीक है। ये देखो 2 सेल 4 सेल सेल स्टेज, ये जब ब्लास्टोसाइट तक बनेगा ब्लास्टोसिस्ट, फिर उसको इम्प्लांट कर देंगे यूट्रस में, ठीक है। तो ये इसके बाद 5 to 10% चांसेस होते हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी कंटिन्यू करे और नॉर्मल चाइल्ड बर्थ हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्रोसोमल रिएक्शन कर दिया, ठीक है। हाँ, अभी एक और बात रह गई थी कि जो एक्रोसोम होता है उसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो हाइल्यूरोनिडेज एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है। तो ये हाइल्यूरोनिडेज क्या करता है, जो हाइल्यूरोनिक एसिड होता है ना ज़ोना पेल्यूसिडा में, तो हाइल्यूरोनिक एसिड ना उसका डीपोलीमराइजेशन करता है, डीपोली जो पोलीमर होता है ना उसको डीपोलीमराइजेशन करता है, ठीक है। और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अभी इसके बाद जैसे मैंने बताया था पोलीस्पर्मी नहीं होता, एक जैसे कि एंटीरियर मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म जो है आगे वाली, ये यहाँ पे ज़ोना पेल्यूसिडा के रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रही है, ठीक है, फिर उसका न्यूक्लियस एंटर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और इसके बाद followed by dissolution of acrosome, ये हमने कर, this enzymes penetrate and head of the sperm enters inside the secondary oocyte, ठीक है। और इसके 30 मिनट्स के बाद ये जो मेल एंड फीमेल प्रो न्यूक्लियाई है दोनों का फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए जो जाइगोट बनता है इसमें 50% मेल का और फादर का जेनेटिक मटेरियल है, 50% मदर का, ठीक है। हाँ, अभी इसके बाद क्या हो रहा है, ओवम एक्टिवेशन, जैसे ये मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई है वो फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। इसके इसके बाद ये जो ओवम है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है, एक तो मैंने बताया मेम्ब्रेन पोटेंशियल फॉल डाउन होगा, इसके बाद ज़ोना पेल्यूसिडा में भी कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, ठीक है। इसके ज़ोना पेल्यूसिडा से कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे, ठीक है। और ये जो कैल्शियम आयंस रिलीज हो रहे हैं जो इंट्रासेल्यूलर एग रिजर्व से, ये एक्सोसाइटोसिस से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बनाएंगे। अभी ये ग्रेन्यूल्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये रहा, ये वाला जो है ना कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, यहाँ पे जो हमने बताया ना कि कैल्शियम रिलीज हो रहा है जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा इसके बाद, और ये कैल्शियम क्या कर रहा है, ये ग्रेन्यूल्स का एक्सोसाइटोसिस, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स यहाँ पे, ठीक है। तो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है, ये जो एक्सोसाइटोसिस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो ज़ोना पेल्यूसिडा के नीचे एक स्पेस होता है जिसे कहते हैं पेरी विटेलाइन स्पेस, ठीक है। तो ये पेरी विटेलाइन स्पेस हो रहा है ना उसका ब्लॉक करेंगे जिसे कहते हैं विटेलाइन ब्लॉक, तो इससे अभी नेक्स्ट स्पर्म अंदर एंटर नहीं हो जाएगा ये ग्रेन्यूल्स, ठीक है। वन थिंग, सेकेंड थिंग है ज़ोना ब्लॉक, ज़ोना पेल्यूसिडा है ना उसका भी ब्लॉक हो जाएगा, और इसी की वजह से भी पोलीस्पर्मी नहीं होगी। पोलीस्पर्मी मतलब एक से ज़्यादा स्पर्म एंटर नहीं होंगे, ठीक है। और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है ना, इसके अंदर क्या होता है, ये ज़ोना ब्लॉक कैसे करेंगे, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है इसके अंदर ग्लाइकोसिडेस और प्रोटीएजेस होते हैं, और ये क्या कर रहे हैं ज़ोना पेल्यूसिडा के ZP3 रिसेप्टर्स है ज़ोना पेल्यूसिडा के, इसको ब्लॉक करेंगे ये ग्लाइकोसिडेस, ठीक है ना। और ZP3 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो फिर देयर इज नो बाइंडिंग ऑफ अदर स्पर्म विद द oocyte, ठीक है, ओवा। अभी इसके बाद ये फर्टिलाइजेशन हुआ, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन चालू हो जाएगा, यहाँ देखो
पहला सिंगल है ना, 2, 4, 8 ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो अभी बनेगा 16 सेल स्टेज। 16 वाला जो है ना उसे मोरूला कहते हैं, और इसके बाद अबाउट 100 सेल स्टेज वाला है जिसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट वाला जो स्टेज है वो अभी फ्रीली फ्लोट करेगा फेलोपियन ट्यूब में, और फिर उसके बाद एंटर हो जाएगा यूट्रस में, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन जब हो रहा है उसके 5 to 7 डेज के बाद ये पहुंचेगा यूट्रस में, ठीक है। हाँ, और ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, एक तो फ्लूइड करंट होता है जो कि फेलोपियन ट्यूब का है, एपिथेलियल सिक्रीशंस का है, और सीलिएटेड एपिथेलियम का भी एक्शन होता है, सीलिया जो है वो भी मूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन सेम, ये देखो ब्लास्टोसिस्ट है ना ये, फिर इसमें कैविटी भी जनरेट होगी, ओके। फिर कट सेक्शन में अगर देखें ब्लास्टोसिस्ट में, जैसे मैंने बताया अंदर का सेल मास है ये वाला इनर सेल मास, और बाहर का जो है बीच में कैविटी रहेगी, बाहर वाला है वो जो है इसे कहते हैं ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। हाँ, अभी ये जो ट्रोपोब्लास्ट है ना वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, पर इम्प्लांट तो स्टिक कर जाएगा, तो आपको ऐसा लगेगा ना कि क्यों फेलोपियन ट्यूब में स्टिक नहीं हुआ, पर क्योंकि ये जो ट्रोपोब्लास्ट है ना उसकी कवरिंग अभी तक ज़ोना पेल्यूसिडा है, ठीक है ना, इसकी वजह से वो फेलोपियन ट्यूब में वो इम्प्लांट नहीं कर रहा है। जैसे ही वो पहुंच रहा है यूट्रस में, ये ज़ोना पेल्यूसिडा वहाँ से डिटैच हो जाएगी, फिर अभी ये ट्रोपोप्लास्टिक लेयर है वो हमारा इम्प्लांटेशन करेगा, दैट इज इन द यूट्रस, ठीक है। यहाँ हाँ, अभी नेक्स्ट स्टेप आएगा इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। अभी ये ब्लास्टोसिस्ट ये फ्लोट होते होते यूट्राइन कैविटी में आ गया है, ठीक है। जब यूट्राइन कैविटी में पहुंच रहा है डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट, तो उसके अंदर 200 सेल्स हो जाएंगे अराउंड, ठीक है। यूट्राइन कैविटी में वो 1 से 2 दिन तक रहेगा, तो 3 to 5 डेज यहाँ तक हुआ, फिर 1-2 दिन यहाँ पे रहेगा, और फिर वो एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होगा। तो इम्प्लांटेशन होगा कब, ओव्यूलेशन के 6 और 7 डे आफ्टर, ठीक है। और बिफोर इम्प्लांटेशन ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्राइन मिल्क से न्यूट्रिशन ले रहा है जो कि हमारा एंडोमेट्रियम है, ठीक है। अभी ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसके अंदर अंदर का सेल मास है, और बाहर जो है ना वो साइटोट्रोपोप्लास्टिक लेयर है जिसके 2 लेयर होते हैं, सॉरी ट्रोपोप्लास्टिक लेयर है जिसके 2 लेयर्स होते हैं, साइटोट्रोपोप्लास्ट एंड सिंसाइटियोट्रोपोप्लास्ट, ठीक है। तो ये सिंसाइटियोट्रोपोप्लास्ट है ना वो आउटर लेयर है, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल मास होता है जिसके अंदर क्लियर सेल बाउंड्रीज नहीं होती, और साइटोट्रोपोप्लास्ट है वो इनर सेल मास है, ठीक है। ये सिंसाइटियो है और ये साइटोट्रोपोप्लास्ट, ठीक है। अभी ये जो सिंसाइटोट्रोपोप्लास्टिक लेयर है ना बाहर ये वाला, ये सिक्रीट कर रहा है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, और जैसे कि ये एंडोमेट्रियम में वो डाइजेस्ट हो जाएगा, और ब्लास्टोसिस्ट अभी वो इरोड करेगा एंडोमेट्रियम को, और एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन। कॉमनली नॉर्मल साइट कहाँ पे होती है, डॉर्सल वॉल ऑफ यूट्रस, यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। और इम्प्लांटेशन के बाद जो एंडोमेट्रियम है इसे कहते हैं डेसिडुआ, ठीक है। स्ट्रोमल सेल्स जो है एंडोमेट्रियम के वो एनलार्ज हो रहे हैं और वास्कुलर हो रहे हैं, और वो ग्लाइकोजन, लिपिड्स, प्रोटीन्स और बाकी सब मिनरल्स उसके अंदर डिपॉजिट हो रहे हैं, जिसमें से ये हमारा फर्टिलाइज्ड ओवम है वो न्यूट्रिशन रिसीव करेगा, और इसे कहते हैं डेसिड्यूअल रिएक्शन। मतलब जो भी स्ट्रोमल सेल में चेंजेस हो रहे हैं इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, तो इसे कहते हैं डेसिड्यूअल रिएक्शन। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये जो ग्लाइकोजन एंड लिपिड है ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डेसिड्यूअल सेल का रोल। तो जो डेसिड्यूअल सेल्स होते हैं ना, ये दिस वन, तो ये फर्स्ट वीक ऑफ इम्प्लांटेशन में ये डेसिड्यूअल सेल्स है ना वही एक न्यूट्रिशन का सोर्स है फर्टिलाइज ओवम के लिए। पर जैसे एम्ब्रियो धीरे धीरे वो ग्रो करेगा, इसके साथ में 12th वीक के बाद प्लेसेंटा ग्रो करेगा, और उसके बाद प्लेसेंटा विल प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं प्लेसेंटा के बारे में, ठीक है। तो ये वाले वीक मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही आएंगे बिकॉज आई एम आउट ऑफ स्टेशन, और लाइव स्ट्रीम पॉसिबल नहीं होगी। चलो ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी डील्स विथ nutrition of growing fetus, maternal changes during childbirth, maternal changes for fetal growth, and all of the above.
यस, ऑल ऑफ द अबव ना, हमने पहले ही स्लाइड्स में किया था। ठीक है, पहली फर्स्ट स्लाइड में किया है। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी टू एम्पुलरी पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज ब्रॉट अबाउट बाय ऑल एक्सेप्ट contraction of smooth muscles of fimbri, movement of cilia of the, ये देखो स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है ना फिम्ब्रिएटेड एंड, तो होता है। सीलिया का भी मूवमेंट हो रहा है, ईस्ट्रोजन भी कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा। प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन हमेशा से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इस ये नहीं आएगा एक्सेप्ट। थर्ड, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, हम सबको पता है दैट इज मोस्ट डायलेटेड पार्ट जो होता है एम्प्यूला। ठीक है, इट इज द पार्ट। अनफर्टिलाइज्ड ओवम रिमेन्स वायबल इन द फैलोपियन ट्यूब फॉर डैश डेज, पता है हमें। कितने दिन तक? अबाउट 2 to 3 days तक। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ स्पर्म इज, हमने किया था है ना, स्पर्म का मूवमेंट 1 to 3 millimeter पर मिनट। सॉरी, दिस इज not 11 to 12, this is 1 to 3 millimeter per minute. Okay, not true about polyspermy। देखो, fertilization of ovum by more than one sperm, no fertilization। ठीक है, structural changes in zona pellucida on fusion of sperm with the ovum prevents polyspermy, correct। रिडक्शन इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल कम हो जाता है। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन इज फॉलोड बाय फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, तो ये पोलिस्पर्मी में थोड़ा आएगा, सो दैट इज डी। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम बाय, हाँ, तो दैट इज पोलिस्पर्मी इसे कहते हैं, पर ये प्रिवेंट होगा पोलिस्पर्मी। पोलिस्पर्मी मतलब ज्यादा स्पर्म एंटर हो जाए, तो इसे कहते हैं पोलिस्पर्मी। ठीक है, देन fertilized ovum enters the uterus at which stage, बताया 100 सेल स्टेज वाला, और फिर वो 200 तक पहुंच जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट इज ट्रांसपोर्टेड इन द यूट्रस बाय relaxation of muscles of isthmus, correct। ciliary action of fallopian tube, muscle relaxation favored by progesterone and all of the above, सभी आ जाएंगे ना, all of the above। फिर blastocyst is implanted in the uterus after dash days ना, हमने बताया था 3 to 5 days उसको फैलोपियन ट्यूब में लगेंगे, 2 days यूट्रस में, तो टोटल 7 days। नॉट ट्रू अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबीज, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम एंड सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ फीटस इन विट्रो, ये पूरा फीटस नहीं बनेगा विट्रो में, सिर्फ फर्टिलाइजेशन होगा। ये टेस्ट ट्यूब बेबी को बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डेवलपमेंट नहीं होगा, ये सिर्फ फर्टिलाइजेशन होता है। प्रोसीजर कैरिड आउट इन द फीमेल विद ब्लॉक ट्यूब, यस इट इज कम्प्लीटली सक्सेसफुल, लीड्स टू नॉर्मल। जो कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो रहा है तो डेफिनेटली नॉर्मल बेबी का बर्थ होगा, तो नॉट ट्रू में आएगा ए, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही बाहर होगा, फिर ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज का सेशन कंप्लीट हो रहा है। फिर से नए बच्चों के लिए मेरे सभी नोट्स आपको बेसिलियस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में मिल जाएंगे, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए। थैंक यू सो मच।